हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में। तो बच्चा लोगों, आज से हम लोग सेकंड पेपर भी स्टार्ट करेंगे 12th का पढ़ना। फर्स्ट पेपर में जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दो, ठीक है। सेकंड पेपर भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सेकेंड पेपर फिजिक्स का, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहली यूनिट जो है वो है किरण प्रकाश की। क्या है? किरण प्रकाश की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में देखो, पहले क्या होता था, पहले जब आप लोग कोई भी रिफ्रेशर बुक आज भी अगर फॉलो करते होगे तो उसमें इसके ढेर सारे चैप्टर दिए होते हैं। और एनसीईआरटी वालों ने एक चैप्टर बनाया किरण प्रकाश की, एक बनाया तरंग प्रकाश की, ठीक है। तो इस तरह दो चैप्टर उन्होंने पूरी ऑप्टिक्स खत्म कर दी। तो समझो, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले मैं आपको पूरा सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। वैसे वास्तव में मैं आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊँगा। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं जो आज के लेक्चर में होने वाला है। इसके बाद अगला चैप्टर जो लेके आएंगे उसमें पढ़ाएंगे लेंस। फिर पढ़ेंगे भैया प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र व दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र व दृष्टि दोष, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी, ठीक है। ये इतने जो चैप्टर आते हैं, ये वाले इतने जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सब आते हैं रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाश की में, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स है, समझो। रे ऑप्टिक्स मतलब यहाँ पे लाइट का जो फॉर्म होगा वो रे फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे प्रकाश किरण होगी, ठीक है, प्रकाश तरंग नहीं होगी। फिर उसके बाद प्रकाश का तरंग व्यवहार पढ़ना है हमें अगले चैप्टर्स में। अगले चैप्टर क्या है? इसके बाद अगला चैप्टर होगा प्रकाश की प्रकृति व हाइगेंस का सिद्धांत। क्या होगा? प्रकाश की प्रकृति व हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण, ठीक है। फिर पढ़ेंगे बच्चों विवर्तन, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे ध्रुवण, ठीक है। तो ये जितने चैप्टर हैं चारों, ये आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। किस में आते हैं? वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाश की में, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चा तरंग प्रकाश की, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। अच्छा, एक बात और समझना, कुछ बच्चों को बड़ा लेंदी लगता है। ये लेंदी मतलब होता क्या है बेटा, कि इसको कक्षा 10 में तुम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, इसलिए लगता है कि यार ये तो आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जब ये पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपके बोर्ड लेवल से लेकर के आईआईटी नीट लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जैसे मैं रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो वीडियोस आपकी इस क्रम में होगी कि पहले एक बेसिक वीडियो होगी और उसके बाद एक वीडियो एडवांस लेवल की होगी, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला चैप्टर, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया बच्चा किरण प्रकाश की, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला चैप्टर, पहला लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग लिख लीजिए प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना भैया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मिटा देते हैं, मिटने में बड़ा बल लगता है भैया, इसको मिटाने में। चलो, तो हम लोग को पढ़ना बच्चों प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, समझना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश क्या है? जिसे अंग्रेजी में भैया लाइट बोला जाता है। प्रकाश क्या है, इसको समझना। देखो बच्चों, एक बात तो आपको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। लेकिन इस ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से हम प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे समझो, अगर जहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक बंद कमरा होता है, एक उदाहरण ले लेते हैं, बंद कमरा होता है। इस बंद कमरे के अंदर हम खड़े होते ये ऐसे, ठीक है। और अगर मान लो एक कमरा एकदम कोई 1% की लाइट नहीं है, अचानक यहाँ पे लाइट आ जाए, तो लाइट आने से क्या होता है, आसपास की रखी वस्तुओं को हम देखना शुरू कर देते हैं। भाई बात समझो कि लाइट आने से क्या होता है, आसपास की वस्तुओं को देखना शुरू कर देते हैं, वस्तुओं का आभास होने लगता है।
तो प्रकाश की परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है या कहीं वस्तुओं को दिखाती है। ठीक है, तो प्रकाश की डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को उत्तेजित कराकर या संवेदित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। ठीक है, ये प्रकाश की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इसके बाद इसके कुछ नोट पॉइंट और लिख लेना। देखो, प्रकाश जो होती है, प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है भैया? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं अभी हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, एक बात और जान लो, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम नहीं चाहिए। निर्वात होगा यानी जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ भी चलेंगी दरदर आके। ठीक है, तो इसलिए दूसरे पॉइंट में आप लिख लो, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में भी चलेगा। ठीक है, आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आई बात सबको? ठीक है, तीसरे पॉइंट में भैया समझो कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी। माध्यम अलग करोगे तो चाल भी क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, जैसे हीरे में प्रकाश की चाल अलग होगी, हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी के माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, हर माध्यम में अलग अलग होगी। हाँ, एक बात याद रखना, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चलता है भैया। पारदर्शी क्या होते हैं? तो माध्यम बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी। पारदर्शी अपारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी जिससे हम आर पार देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हवा का मीडियम है, मैं इस पार से उस पार तक देख सकता हूँ, ये इतने में हवा भरी है, मैं यहाँ से वहाँ तक देख पा रहा हूँ, तो ये माध्यम कैसा हो गया? पारदर्शी हो गया। ठीक है, कांच की कोई मान लो कोई प्लेट है तो उससे आर पार देखा जा सकता है, तो ये भी कैसे हो गई? पारदर्शी। पानी भरा हुआ है, साफ पानी, गंधैले पानी की बात नहीं कर रहे हैं, साफ पानी भरा हुआ है तो उससे भी आप आर पार देख सकते हो, तो वो भी कैसा हो गया? पारदर्शी। तो जो भी माध्यम पारदर्शी होगा उसमें प्रकाश चलता है, लेकिन हाँ चाल अलग अलग होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सबसे कम कहाँ होगी, इस बात को समझ लो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है बच्चों निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में। कितनी होती भैया? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जिसे हम कहते हैं। सबसे कम कहाँ होती है? तो हमारे नेचर में जितने मीडियम पाए जाते हैं उसमें सबसे कम होती है हीरे में। किस में होती है? हीरे में। कितनी होती है? शायद 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लेना। अभी आगे निकालना भी हम लोग सीखेंगे कैसे चाल निकालनी है। सबसे कम हीरे में और सबसे ज़्यादा निर्वात में। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? चौथा एक पॉइंट और लिख लेना, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। भैया एक बात समझना, ये जो पूरा यूनिट है, ये पूरी यूनिट, इस पूरी यूनिट में हमें बहुत सारे चित्र बनाने होंगे और विचित्र विचित्र चित्र बनाएंगे, कई प्रकार के चित्र बनाएंगे। लेकिन जब भी हम प्रकाश की किरण खींचेंगे तो उसको कैसे खींचेंगे? सीधी रेखा में खींचेंगे। इस बात को मैं कैसे प्रूव करूं? तो देखो भाई, लाइट दो तरह की होती है, लाइट दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल लाइट और एक होती है आर्टिफिशियल लाइट। जैसे जो सन से मिलती है या मून से मिलती है तो वो हो गई नेचुरल लाइट, और एक होती है आर्टिफिशियल लाइट, जैसे जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो लाइट आपके मोबाइल में दिख रही है ये कैसी लाइट है? नेचुरल, वो आर्टिफिशियल लाइट है। आपने देखा होगा, जैसे आर्टिफिशियल लाइट, एक टार्च ले लेते हैं, समझना, ये टार्च है, एवर रेडी, एवर रेडी आती है आज भी। ठीक है, ये टार्च है। टार्च की लाइट जब निकलती है तो ये एकदम सीधी, यहाँ से जो प्रकाश किरण निकलेगी सीधे जूम 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 ऐसे सीधे ऐसे जाती है ना। ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ से लाइट निकले और बढ़िया जिग जैग ऐसे डांस करते हुए जाए, ऐसे नहीं होता ना ना ना, ऐसे नहीं माना जाएगा। ठीक, हमेशा सीधे जाएगी, एकदम सीधे, यहाँ निकलेगी एकदम सीधे वहाँ तक, यहाँ निकलेगी एकदम सीधे वहाँ तक। जो भी लाइट रे निकलेगी वो एकदम सीधे चलेगी। ठीक है, ये तो हो गई आर्टिफिशियल लाइट की बात। नेचुरल लाइट में आपको दिखाते हैं। नेचुरल लाइट में समझना, नेचुरल लाइट में जैसे होता क्या है कि गर्मी जब आई भाई,
तो हुआ क्या कि तुमको सूर्य देवता बहुत परेशान करने लगते हैं। ये हमारे सूर्य भगवान हैं, समझ रहे हो, सूर्य देवता, ये हमको बहुत परेशान करते हैं। तो इनकी परेशानी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ऊपर एक छाता ले लेते हैं, छाता लगा लेते हैं। छाता का काम क्या होता है कि जो सनलाइट आती है या तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, समझ रहे हो, उसको या अवशोषित कर लेता है, और या तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट माने वापस कर देता है। आई बात समझ में, दो ही चीज़ करेगा, या तो अवशोषित करेगा या तो परावर्तित करेगा, पर हमें बचा लेगा कुल मिला के, ठीक है। हम डायरेक्टली सनलाइट से बच जाते हैं, इसीलिए हम छाता इस्तेमाल करते हैं। देखो हुआ क्या था कि जब सूर्य देवता ने इनको भेजा था, इन किरणों को, तो बहुत तमीज़ सिखा के भेजा था। कहा था कि जाना और सीधे मार्ग में चलना। तो ये किरणें आई, ठीक है, यहाँ पे इनको रास्ता नहीं मिली आगे जाने की, या तो अवशोषित हो गई या तो वापस लौट गई। अगर ये बदतमीज किरणें होती, क्या होती भैया, बदतमीज किरणें होती, तो यहाँ पे आती, टकराती, मतलब सीधी रेखा में ना चल रही होती, तब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आके टकराती और फिर यहाँ जगह ना पाती, नीचे घुस जाती, ठीक है, हमारा हालचाल ले लेती। इधर वाली भी आती, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मुड़ लेती, मुड़ करके नीचे घुस जाती। तो अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ हो, समझ रहे हो, ऐसा कभी हुआ हो, तो फिर समझ जाना प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, ठीक है। लेकिन होता क्या है भाई, छाता ओढ़ के बड़ी आराम से हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रकाश से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको सब मिटा देते हैं। फिर अब हेडिंग डाल लो अगली, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो लिख लो हेडिंग आज की ये वाली, अगली वाली, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको समझना आराम से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये पूरा यार अच्छे सफ़ा नहीं होता, थोड़ी ताकत और लगा लीजिए। गाना सुनाए, गाना सही सुनाए तुम लोग को, उसका अलग से पैसा लेंगे, गाना सुनाएंगे। चलो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो ये जैसे कोई चिकना तल हो, कैसा तल हो, चिकना तल हो ये। तो बच्चों जब चिकने तल से कोई प्रकाश की किरण टकराती है, क्या टकराती है, प्रकाश की किरण, ये आई, आ गई, कौन, प्रकाश की किरण, ठीक है। तो जब किसी चिकने तल से कोई प्रकाश किरण टकराती है, तो टकराने के बाद इसी माध्यम में फिर से वापस लौट जाती है, ठीक है। जब किसी चिकने तल से कोई प्रकाश किरण टकराती है, तो टकरा करके इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार समझ लो, जब किसी चिकने तल से कोई प्रकाश किरण टकराती है, तो टकरा करके इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा लिख चुके होगे। अब समझो, ये जो किरण टकराने आती है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों आपतित किरण। क्या कहते हैं भैया, आपतित किरण। ये जो बाद में किरण प्राप्त होती है, परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस जो प्राप्त होती है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जहाँ पे परावर्तन होता है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहोगे, आपतन बिंदु, ठीक है। उसके बाद ये जो चिकना तल है, इस तल के लंबवत खींची गई रेखा, ये वाली, ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं तल का अभिलंब। याद रहेगा, नॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण के बीच बना कोण, जिसको हम कहते हैं बच्चों आपतन कोण। क्या कहते हैं भैया, आपतन कोण, लिखती स्मॉल आई से। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया परावर्तित किरण, इनके बीच बने ये वाले कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं भैया, परावर्तन कोण, लिखते स्मॉल आर से। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये क्या है, आपतित किरण, यहाँ कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। बाद में जो किरण निकली, परावर्तित किरण। दो तल के अभिलंब, लंबवत खींची गई रेखा, अभिलंब। उसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, परावर्तन कोण। समझ में आया। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग लिख लेना, परावर्तन के नियम। क्या लिखोगे, परावर्तन के नियम। क्या होते हैं परावर्तन के नियम, तो देखो दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला नियम आप देखिएगा और से, आपको साक्षात यहीं पे दिखेगा कि आपतित किरण यहाँ पता नहीं कहाँ से आई थी, यहाँ पे आके समाप्त हो गई। आपतन बिंदु भी यहीं पे है, अभिलंब भी यहीं से गुजर रहे हैं, और परावर्तित किरण यहीं से पैदा हुई है, ठीक है। तो जब भी परावर्तन होगा,
तो उस परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब ये तीनों एक ही तल पर होंगे। तो पहला नियम क्या है, किसी भी परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहला नियम लिख लो, किसी भी परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लिख लिए? ये कौन कौन बोलो? आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या है भैया, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होंगे, एक ही तल पर। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये शीशा रखा है, क्या रखा, शीशा। अब अगर इस पर मैं टार्च जलाऊं, लेजर टार्च ले लूं और ऐसे यहाँ जलाऊं, तो लेजर टार्च ऐसे जाएगी, टकराएगी और फिर वापस जाएगी उसकी लाइट। अगर मैं उसको यहाँ जलाऊं, इधर जलाऊं, इधर जलाऊं, तो ऐसे टकराएगी और टकरा करके ये इधर जाएगी। क्यों भाई, समझ में आ रही बात? घर पे प्रैक्टिकल कर सकते, देख सकते हो। ठीक है, तो देखो एक बात समझना, अगर हमने ऐसे आपतित कराया तो 90 पे टकराई और 90 पे वापस गई। इधर से हमने आपतित कराया तो 30 पे टकराई और 30 पर वापस गई। ठीक है, तो ये मतलब आने वाले कोण को क्या कहते हैं भैया, आपतन कोण, और ये जाने वाले कोण क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। मतलब क्या है कि जब भी कभी परावर्तन होगा तो उस परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई का जो मान होगा वो परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, ये है परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग समझने वाले हैं, दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण, इसको अंग्रेजी में मिरर बोला जाता है। ठीक है, और बॉलीवुड की भाषा में आईना बोला जाता है, देसी भाषा में इसको शीशा बोला जाता है। क्या होता है दर्पण, समझना। ठीक है बच्चों, ये कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का। कैसे बनाते समझना, हमारे पास कांच की सादी प्लेट होती है। सादी प्लेट मतलब समझ रहे हो भाई, सादी प्लेट मतलब कि जिसकी शादी हुई हो ना सर, नहीं 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 ऐसे नहीं, मतलब कि जिससे आर पार देखा जा सके, उसे कहते हैं कांच की समतल प्लेट। ठीक है, अब देखो करते क्या है कि इसके एक ओर पहले हम पारे की पालिश कर देते हैं, जिसे पारे की कलाई कहते हैं। क्या कर देते हैं, पारे की पालिश कर देते हैं, और फिर इसके ऊपर कोई भी डार्क कलर का पेंट कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, किसी भी गहरे रंग का पेंट कर देते हैं, गहरे रंग का पेंट कर देते हैं। बाकी दूसरा तल छोड़ देते हैं। इस तल को कहा जाता है परावर्तक तल। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तक तल, इसी से परावर्तन होता है। तो दर्पण क्या है, कांच का एक टुकड़ा है जिसके एक ओर पारे की पालिश और गहरे रंग का पेंट होता है, और दूसरा तल कैसा होता है, परावर्तक तल होता है। दर्पण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता भैया समतल दर्पण, जिसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, और एक होता है गोलीय दर्पण, जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, समतल दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। देखो इनकी शादी उदी नहीं, इनका कोई प्रकार नहीं है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। बहुत आराम से समझते चलेंगे, मस्ती वाले टॉपिक है सब। समतल दर्पण क्या है, जो कांच की सीधी प्लेट से बनाया जाए काटकर, उसको समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, जो कांच के गोले से काटकर बनाया जाए, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखो आपको समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना है, मतलब परावर्तन के चैप्टर में समतल दर्पण बारे में नहीं पढ़ना है। हालांकि आने वाले भविष्य में जो आप लोग का कंपटीशन का पेपर ऊपर दोगे तो उसमें समतल दर्पण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इस पे हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप लोग को सब पढ़ाएंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है भैया, जो दर्पण कांच के गोले से काट कर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, गोलीय दर्पण, यही पढ़ना में, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, ठीक है, मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, समझो।
वह दर्पण जो कांच के गोले से काट कर बनाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। इतना तो याद रहेगा। अब कांच के गोले से कैसे बनाएंगे, जैसे ये कांच का गोला है समझो, मैंने इधर से कट किया, तो जब इधर से कट किया तो मुझको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, ये ठीक है। और फिर मैंने इधर पीछे पेंट और पॉलिश वाला प्रोग्राम कर दिया, ये समझ रहे हो, ये पीछे पेंट पॉलिश हो गई। अब ये जो दर्पण बना बच्चों, इस दर्पण को कहते हैं गोली दर्पण। अच्छा, जिस दर्पण गोली दर्पण का परावर्तक तल गहरा होगा, इस टाइप का होगा, समझ रहे हो, उस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसको आपने इधर से कट किया, जब इधर से कट किया तो मुझको कुछ इस तरह का शेप मिला, मैंने पीछे पेंट पॉलिश कर दी यहाँ पर। अब ये जो दर्पण बनेगा ये वाला, ठीक है, इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं इसको, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या है, जो कांच के गोले से काट कर बनाया जाए। अगर इधर से काट कर इस प्रकार, मतलब जिस दर्पण का परावर्तक तल, इस भैया इधर क्या है, परावर्तक तल है, तो जिस दर्पण का परावर्तक तल गहरा होगा उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, उत्तल दर्पण। ये जिसका परावर्तक तल गहरा हो उसको अवतल दर्पण कहो, और जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसको आप उत्तल दर्पण कहोगे, ठीक है। अब चलिए, ये दर्पण तो आप समझ गए, मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझेंगे, कुछ क्या, बहुत कुछ परिभाषाएं समझने वाले हैं हम लोग। ये दोनों दर्पण बने रहने देते हैं, यही सब बता देंगे हमें, ठीक। और बच्चों एक बात और तुम लोग से, कि इस पूरे ऑप्टिक्स का जो इधर सेकंड पेपर हम पढ़ा रहे हैं, इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जैसे जैसे वीडियोस आती जाएगी वैसे वैसे इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। ऑप्टिक्स की पूरी नोट्स हमारे पास रखी है, आपको पूरी नोट्स देने वाले हम लोग, और बस अब आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, हेडिंग डाले ना, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ जान लेते हैं दर्पण के बारे में। परिभाषा क्या क्या जानना है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है जहाँ मैं लिख रहा हूँ, लिखते चला जा रहा हूँ, हाँ दिख रहा आप लोग को, मैं नहीं दिख रहा तो कौन सी दिक्कत है, मेरा लिखा हुआ तो दिख रहा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दर्पण का ध्रुव। क्या समझेंगे बच्चों, दर्पण का ध्रुव। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद समझेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और फिर इसके बाद समझेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या समझेंगे, मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद समझेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष के बाद दर्पण का फोकस। क्या समझेंगे, फोकस। और फिर इसके बाद समझेंगे दर्पण की फोकस दूरी, और फिर इसके बाद समझेंगे दर्पण का फोकस तल। इतनी चीज़ों के बारे में अभी अभी पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। आराम से समझते चलना, सब कुछ नहीं रखा है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, देखो भैया ये है इसका परावर्तक तल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसको, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझा दे रहे हैं, आप लोग को लिखना हो तो लिख लेना। क्या लिखोगे, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको किससे लिखा जाता है, पी से, पोल बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, तो ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र क्या है, देखो वक्रता शब्द का मतलब समझ लो, वक्रता शब्द का मतलब होता है झुकाव। झुकाव के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखो इस वाले दर्पण का झुकाव ऐसे है, और इस वाले दर्पण का झुकाव बच्चों ऐसे है, इधर की ओर है, ठीक है। तो अगर हम इसके उस गोले की कल्पना करें जिस गोले से काट कर ये बनाया गया होगा, तो इसका गोला ऐसे रहा होगा। और अगर इस वाले दर्पण के गोले की कल्पना करें जिससे काट कर ये बनाया गया होगा, तो इसका गोला ऐसे 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 रहा होगा। समझ में आ रहा सबके, ये तो अगर गोला है तो गोले के पास केंद्र होगा भाई। तो इस गोले का जो केंद्र होता है इस ये वाला, ठीक है। इसी गोले के केंद्र को हम कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाते हैं, क्या करते हैं, जिस गोले से काट कर बनाते हैं उस गोले के केंद्र को कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में ये बाईं ओर होता है, उत्तल दर्पण में ये दाईं ओर होता है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। लिख लो, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है
उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बच्चों इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या है, तो दर्पण में जिस गोले से काट के बना है उसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। उसी प्रकार से हम कहेंगे कि दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाते हैं उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गए भैया वक्रता त्रिज्या। समझ में आई सबको वक्रता त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या के बाद क्या आता है? मुख्य अक्ष। भाई इसको क्या कहते हो? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ध्रुव। इनको मिलाने वाली रेखा, किसको किसको? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है दर्पण का मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो आप लोग लिख लीजिए, दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस क्या है? तो ये है वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव, इनके मध्य बिंदु को हम कहते हैं फोकस। किसके किसका मध्य बिंदु? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहा जाता है। उसके बाद आती है फोकस दूरी। तो फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की क्या कहेंगे? फोकस दूरी। मैं बिगाड़ दे रहा हूँ चित्र को, समझ लेना तुम लोग। ये है फोकस, ये है ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी के बाद आता फोकस तल। फोकस तल में क्या लिखोगे? देखो समझना, फोकस से जाने वाले, कहाँ से? फोकस से जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत खींचे गए, मतलब यहाँ पर अगर ये तल लगा दिए ऐसे, तो ये जो तल बना है फोकस से गया है और मुख्य अक्ष पे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और एक चित्र भी 2 बना लेना, बिगाड़ लेना धीरे धीरे। अच्छा एक बात यहाँ पे समझो कि जैसे ये हमने अवतल दर्पण बनाया, क्या बनाया? अवतल दर्पण। यहाँ इसका वक्रता के ध्रुव हो गया, यहाँ वक्रता के सी हो गया और बीच में इसका फोकस एफ हो गया, ठीक है। तो भैया केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी और मध्य बिंदु होगा आपका क्या? फोकस। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। तो अगर बच्चों ये वाली दूरी एफ है तो इधर की ये वाली दूरी भी एफ होगी। तो आर जो बना यहाँ पर 2f से बना हुआ है, तो याद रखना वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। क्या होती है? फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। ये सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए तो अगली चीज लेके चले, मिटा दे इसको, मिटा दे। अब देखो बच्चे लोगों को क्या समझना है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बच्चों इमेज। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है इसको समझना। जैसे जब रोज़ सुबह सुबह तुम स्कूल जाने के लिए, कहाँ स्कूल जाने के लिए या कोचिंग जाने के लिए, तो दर्पण के सामने खड़े होते हो, शीशे के सामने खड़े हो, ये तुम्हारा मुंह है और तुम सामने खड़े हो गए, तो तुम्हारे जैसे एक आदमी इसके अंदर खड़ा होता है, ये तुम्हारे जैसे होता है एकदम, जो तुम करोगे वही ये करेगा। तो हमने आपको 3 घंटा आप खींच के मारो, देखो ये भी मारेगा, पक्की बात है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो क्या है कि आप लोग जो ये दर्पण के सामने वस्तु खड़ी है इसको बिंब कहते हैं और इस वस्तु के लिए होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनता समझना। देखो कोई भी वस्तु अपने चारों ओर प्रकाश किरण का उत्सर्जन करती है, चारों ओर प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती है। जैसे ये मार्कर हमें भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, तो मतलब मार्कर से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर भी प्रतिबिंब बना रही हैं और आपकी आंखों पर भी प्रतिबिंब बना रही हैं। तो ये जब शीशे के सामने भैया जी खड़े हुए तो प्रकाश की किरणें, ढेर सारी किरणें ऐसे चली और ये सब किरणें परावर्तित हुई। क्या हुई? परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद एक दूसरे से दूर भाग रही थी, तो इनको हमने पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर ये मिलती प्रतीत हुई और जहाँ पर मिलती प्रतीत हुई वहीं पर इनके जैसा एक आदमी खड़ा हो गया। तो प्रकाश की कोई भी घटना हो, कम से कम 2 किरणें, कितने किरणें? 2 किरणें कहीं पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर बनी चमक को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, लिखना हो तो, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम 2 किरणें जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, या मिलती प्रतीत होती हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझो अगली चीज, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इसके डेफिनेशन में 2 बातें बोली, किरणें मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं। तो 2 प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब,
जिसको हम रियल इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। और एक होता आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या है? देखो बच्चों, जब किरणें मिलती हैं, क्या हो जाए, जब किरणें मिलती हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किरणें मिलती प्रतीत होती हैं, जब किरणें मिलती प्रतीत हो, मिलने ना, मिलती प्रतीत हो, तो उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। दूसरी बात समझो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, यानी कहीं जिधर वस्तु रखी उधर बनेगा। और एक बात, ये आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ये दर्पण के पीछे बनता है, ये आभासी है। ये शीशे के सामने हम खड़े होते हैं, रोज अपना थोबड़ा देखते हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, ठीक है। तो ये बनेगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा बताओ? दर्पण के पीछे। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब की एक बात और जान लो कि ये प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ना 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 ना, उल्टा बनता है सर। वास्तविक उल्टा बनता है और आभासी कैसे बनता है? सीधा बनता है। जैसे ये वाला प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। और किस प्रकार का बना है? सीधा बना है। तो वास्तविक सदैव उल्टा और आभासी सदैव सीधा बनेगा। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखना, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ऑप्टिक्स की नोट्स मैं तुम्हें दूंगा, पक्का दूंगा, ठीक है। और वेल मेंटेन नोट्स है, बहुत बढ़िया नोट्स है, आपको पूरी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। जाना बेटा, उसका फोटो स्टेट निकलवा लेना। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम समझो भैया। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये इसका ध्रुव होता है, ये इसका वक्रता केंद्र है, बीच में इसका फोकस है। उत्तल दर्पण बताओ क्या है? अच्छा, इसको दर्पण जैसे लगना चाहिए ना, पहले इसको तो पालिश वोलिश कर दिया जाए, पालिश प्रोग्राम, ये देखो पालिश हो गई। ये क्या है? इसका ध्रुव है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है, बीच में इसका फोकस है। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से, वो वक्रता केंद्र से जाएगी, कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से। देखो ये गई, शू, कहाँ से गई भैया? वक्रता केंद्र से। तो ये इसी मार्ग में वापस लौट आएगी, यानी परावर्तन होगा और इसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। इसमें समझो, ये देखो आ रही है। अब देखो कोई प्रकाश किरण दर्पण को चीर फाड़ के अंदर नहीं घुस जाएगी, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये वक्रता केंद्र की दिशा में है। जब परावर्तन होगा तो ये इसी मार्ग से, इसी रास्ते से फिर वापस वहाँ चलेगी। ये देखो यहाँ से ये आई, कहाँ है? वक्रता केंद्र की दिशा में है। लेकिन जब परावर्तन होगा तो यहीं से फिर वापस, इसी से वापस। पहला नियम यही है कि किसी भी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दूसरा नियम इसी चित्र में बता देते हैं। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब यहाँ से परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, कैसी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से। ये देखो आई, लेकिन पीछे बढ़ाने पे फोकस की दिशा में हो गई। तो ये दो नियम हो गए, ठीक है। तीसरा नियम इसका क्या कहता है समझो। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है। तीसरा नियम दूसरे का उल्टा है। यहाँ पे ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है और बीच में फोकस होता है। तीसरा नियम क्या कहता है समझना, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, ना 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 ना, ध्रुव, वक्रता केंद्र और बीच में फोकस। तीसरा नियम दूसरे का उल्टा। अगर कोई किरण फोकस से जाएगी, ये लो, ना 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 बाबा तुम उल्टा चली गई रे, इधर आओ, इधर आओ, आओ 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 आओ, ये देखो फोकस से गई है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
फोकस से जाती प्रतीत होगी, ये देखो यहाँ प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है, जब बाकी जा हो नहीं रही है, ठीक है, फोकस की दिशा में है। परावर्तन यहीं हो जाएगा और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। मुख्य अक्ष ये है ना, इसके समांतर मतलब ऐसी हो जाएगी। ये देखो ये भी फोकस से जा रही है, पर परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये 3 नियम होते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के। अब इन्हीं नियमों को हम अपना करके पहले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सब नोट कर लो इसको, अगर नोट करना हो तो। मैं आगे बढ़ूँ, इसको रफ कर दूं भाई, मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, टनन 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 टनन। तुम लोग के लिए गाना नहीं है, ठीक है, अपने लिए गाते हैं, ये मत सोचा करो तुम लोग के लिए गाना गा रहे हैं, तुम लोग के लिए दूसरा गाना है। कौन सा? धीरे धीरे आगे भी पढ़ाना है, सारे सवाल लगाना है, धीरे धीरे सब सवाल बताना है। ज़्यादा ज़्यादा तेजी तेजी बता देंगे तो फिर तो हो चुका, रे फिर हो जाओ रे 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 रे, बस 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 बस। अब हेडिंग डालो तुम लोग, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है। हेडिंग होगी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखो पहले समझेंगे प्रतिबिंब हमें बनाना कहाँ कहाँ है। ये हमारा प्यारा सा अवतल दर्पण होता है, बीच में ध्रुव होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है और ठीक बीच में फोकस होता है। हम भैया एक वस्तु लाएंगे, पहले उसको अनंत पे रखेंगे, बहुत दूर अनंत पे रख देंगे। दूसरी बार उसको हम रखेंगे अनंत और सी के बीच यहाँ पर। तीसरी बार रख देंगे बच्चों उसको सी पर। चौथी बार रखेंगे सी और एफ के बीच। पांचवी बार रखेंगे एफ पर फोकस पर। छठवीं बार रखेंगे एफ और पी के बीच। सातवीं बार ध्रुव पर। टूट जाएगा दर्पण। एक सीमा होती है भाई किसी चीज़ की। अब आप तो शीशा रख के उसके पास चले जाओ, चले जाओ क्या उसके अंदर घुस जाओगे, क्या घुस जाओगे, टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, सबसे पहला जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो लिख लो जब वस्तु अनंत पर हो। तो आराम से समझना, ये देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक, पीछे पेंट पॉलिश भी है, बार बार पॉलिश नहीं करेंगे, नहीं उसका पैसा तुम लोग देते हो नहीं यार। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, बीच में फोकस हो गया, ठीक। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। देखो अनंत का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आती हैं वो एक दूसरे के सदैव समांतर होती हैं। कैसी होती है, समांतर। भैया सूर्य देवता हैं, हमसे लगभग बहुत अनंत दूरी पर ही हैं, बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब सूर्य की किरणें आप देखिए, सुबह मॉर्निंग टाइम पे सारी रेज ऐसी आ रही हैं ऐसे, और दोपहर हुआ तो ऐसे आ रही, सारी रेज ऊपर से आ रही है। लेकिन एक टाइम पे जितनी भी रेज आ रही हैं वो एक ही डायरेक्शन से आ रही है। ये नहीं कि एक ही टाइम पर कुछ रेज इधर से भी आए, कुछ इधर से भी चली आए, कुछ इधर से भी चली आए, ऐसे नहीं होता। हमेशा किसी एक टाइम पे जितनी भी रेज आएंगे वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो आप ऐसा करिए, प्रतिबिंब बनाना कोई भी 2 रेज चाहिए, आप 2 रेज ले आइए, एक रेज ये ले लिए और एक रेज ये ले लिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लग रही हैं, लग रही हैं सर, ये देखिए पैरेलल हैं। अब ये भैया आ गई है वक्रता केंद्र से, ये इसी मार्ग से गई है, उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये गई है फोकस से, इसका क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के हो जाएगी समांतर। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे दोनों काट रही हैं, ये बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब बना तो लोगे, कैसा बना, ये 4 बातें हमें बतानी होती हैं। वास्तविक है कि आभासी, साक्षात दिख रहा किरणें काट रही हैं, तो इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। कहाँ पर बना है बच्चों, तो ये बना है फोकस पर, ठीक है। उसके बाद वस्तु से छोटा कि बड़ा, तो सर वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। और उसके बाद हाँ ये पर बना है आभासी वास्तविक, सीधा के उल्टा। तो बच्चों देखो किरण जो आई है वो ऊपर से आई है, प्रतिबिंब जो बना वो नीचे बना है, तो इस प्रतिबिंब को हम कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, उल्टा। चलिए पहली बार हमने कहाँ पर वस्तु को रखा, अनंत पर। दूसरी बार कहाँ पर रखेंगे, बताओ जल्दी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो दूसरा नंबर लिखना, जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो, अनंत व सी के बीच हो। तो इसको समझना,
ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक। यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, बीच में इसका फोकस हो गया। वस्तु इधर अनंत और सी के बीच में मान लो ये रखी है। अब इस वस्तु से देखो, समझना, ये वस्तु है। अब एक किरण वस्तु में तुम्हें खड़ा कर दें कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किरण समांतर लेके चले गए भाई, 3 नियम तुम्हारे पास हैं, समांतर का, फोकस का, वक्रता केंद्र का। तो अब ये समांतर गए तो कहाँ से आएगी? फोकस से। दूसरी ले गए फोकस से, इसका क्या होगा? समांतर हो जाएगी। दोनों यहाँ पे काट रही हैं, बन गया प्रतिम। कैसा प्रतिम बना है बताओ भाई? 4 बातें बताना तुमको। 4 बोतल ओद का, काम मेरा रोज का। देखो 4 बातें क्या बताएंगे। सबसे पहले वास्तविक है क्या आभासी? तो किरणें दिख रहा कि काट रही हैं, तो ये वाला प्रतिम हो जाएगा वास्तविक। उल्टा है कि सीधा? वस्तु ऐसे थी ये, और प्रतिम इसका ऐसे बना ये, ठीक। तो इस प्रतिम को कहते हैं बच्चों उल्टा प्रतिम। क्या कहते हैं? उल्टा। कहाँ पर बना है? तो सी और एफ के बीच। कहाँ पर बना भैया? सी व एफ के बीच, ठीक है। और इसके बाद बताओ एक बात है, हाँ, वस्तु से छोटा कि बड़ा? तो वस्तु इतनी बड़ी थी देख लो, और प्रतिम इतना बड़ा है, तो वस्तु से छोटा क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा ये। अब बताओ इसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? अनंत और सी के बीच हो गया। अब अगली बार हम रखेंगे सी पर। तो तीसरा नंबर लिखना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी सी पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, देखना आराम से, ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, बीच में फोकस एफ हो गया। अब की ऑब्जेक्ट को हमें सी पर ही रखना है, सी पर रख दिए। अब ये किरण जो समांतर जाएगी जूम, इसका क्या होगा? ये आएगी फोकस से, आओ आ गई आ गई आ गई। दूसरी किरण लेके चले जाओ फोकस से, इसका क्या होगा? समांतर हो जाएगी। अब बताओ ये दोनों किरणें कहाँ पे काट रही हैं? ये काट रही हैं वक्रता केंद्र पर, ये देखो वक्रता केंद्र पर ही काट रही है, ठीक है। तो अब की जो प्रतिम बना है कहाँ पर बना है भैया? ये सी पर ही बन गया। वास्तविक है क्या आभासी? तो सर वास्तविक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि किरणें काट रही हैं। उल्टा है कि सीधा? उल्टा है। सर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिम मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा है। और वस्तु से छोटा बड़ा या बराबर? तो आपकी देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। तो आपकी आप लिखोगे वस्तु के बराबर। क्या लिखोगे भाई? वस्तु के बराबर, ठीक है। चलो चौथा नंबर, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? फोकस वक्रता केंद्र पर हो गया। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो लिखना जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी व एफ के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो यहाँ पे समझना, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, बीच में फोकस एफ हो गया, वस्तु हमारी सी और एफ के बीच होगी। अब देखो जो किरण समांतर जाएगी उसका क्या होने का? वो फोकस से चली आएगी। दूसरी किरण लेके चले जाओ फोकस से, ये क्या हो जाएगी भैया? बोलो बाबू, ये क्या हो जाएगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखो दोनों किरणें, थोड़ा सा मेरा चित्र गड़बड़ हो रहा है, मेरी भी आर्ट कमज़ोर है, इधर काटेंगे कहीं पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काटेंगे, ठीक है। आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत व सी के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और बताओ सब बढ़िया है सर। वस्तु से छोटा बड़ा, बड़ा बनेगा आपकी, ठीक है। तो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। चलो तो भैया अब 4 जगह पे रख दिए, 5वीं जगह बताओ कहाँ रखना है? बोलो, तो लोग बोलते हैं खोपड़िया पर रख देंगे तुम्हारे। हाँ, 5वां नंबर, जब वस्तु फोकस पर हो। तब लिखना जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर हो, ठीक। तो फोकस पर हो तो देखो क्या होगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, बीच में इसका फोकस, फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा प्यारा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखो जो किरण समांतर गई है इसका क्या होगा? ये फोकस से आएगी। आओ दूसरी किरण क्या करें भैया? फोकस पर है तो फोकस से ले नहीं जा सकते, तो इसको एक काम करो, वक्रता केंद्र की दिशा में, ये वक्रता केंद्र की दिशा में ये एक किरण लेके जाओ ऐसे,
अब ये किरण इसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो हमें दो परावर्तित किरणें जो प्राप्त होंगी, ये कैसी प्राप्त होंगी, एक दूसरे के समांतर। अच्छा एक बात समझो, अनंत से कैसी किरणें आती हैं, समांतर। तो उल्टा भी सोच लो भाई, समांतर किरणें जाएंगी कहाँ तक, अनंत तक। तो अब की जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक बनेगा क्या आभासी, तो वास्तविक बनेगा। उल्टा की सीधा, सर नीचे जा रहे उल्टा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा, आपकी देखो वस्तु इतनी बड़ी है, जब यहाँ से नापोगे अनंत तक तो वस्तु का प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा होगा। तो बड़ा मत लिखना, वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। छठवीं बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो अब हम वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, एफ व पी के बीच। तो लिखना जब वस्तु ध्रुव एफ व पी के बीच हो, समझना। तो ये वाला भी थोड़ा सा अजीब टाइप का बनने वाला आपकी, यहाँ पर ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, बीच में फोकस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, किरण गई समांतर, और ये समांतर किरण चली आएगी फोकस से, दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में ले गए, ये आ जाएगी इसी मार्ग में वापस। आगे इनके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, दोनों किरणों का ब्रेकअप हो चुका है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। हम कान पकड़ के इनको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर ही करते मिलते प्रतीत होंगे, और ये बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। आई बात समझ में, ये बन गया प्रतिबिंब। आपकी प्रतिबिंब बना भैया आभासी, आभासी है, वास्तव में नहीं मिलना चाहती है, दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। आपकी ये प्रतिबिंब आभासी है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और उसके बाद वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक। अच्छा और एक चीज़ बता दो, वस्तु से बड़ा उल्टा है कि सीधा, तो जितनी वस्तु ज़्यादा रखी है उधर प्रतिबिंब बना है। तो आपकी प्रतिबिंब क्या बना भैया, सीधा बना है। समझ में आ गया होगा सबको, तो नोट कर लो इसे, पूरा का पूरा नोट कर लो, दिख रहा सबको पूरा, ठीक है। नोट करिए तो फिर आगे बढ़ा जाए, मिटा दे इसे। अगली चीज़ हम लोग देखो क्या समझेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। लिख लो भैया अगली हेडिंग, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को देखो, ये उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, बीच में इसका फोकस है। वस्तु उत्तल दर्पण सामने, ये अनंत हो गया, कहीं पर भी रख दो, ये एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। अब जो किरण समांतर गई है वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस से, ये फोकस से जाती प्रतीत होगी। दूसरी किरण लेके चले जाओ वक्रता केंद्र की दिशा में, ये वक्रता केंद्र की दिशा में है, ठीक है। ये वाली किरण इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये जो दो किरणें प्राप्त हुई परावर्तन के बाद, दोनों का विचारों का ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं, पास नहीं आना चाहती। हमने पीछे बढ़ाया तो पीछे यहाँ पर मिलती प्रतीत होती है। ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखो कैसा है, ये वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का बना है। तो बच्चों पहली बात ये आभासी है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। कहाँ बना भाई, दर्पण के पीछे। और इसके बाद उल्टा के सीधा बना है, और वस्तु से छोटा। ये उत्तल दर्पण हमेशा इसी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया है यहीं तक रखते हैं। बेटा थोड़ा बड़ी वीडियो भी दे पाने में थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, बड़ी भी क्लासेस तुम लोग के लिए आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। और फिर उस पर न्यूमेरिकल परावर्तन अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और आप लोग के प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज हमारे चैनल का गूगल एडसेंस पिन आ गया है, मतलब तुम लोग का प्यार इसी तरह से बना रहा, इसलिए मैं तुम लोग से दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरा पिन आ गया आज से गूगल एडसेंस का। और आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, सब कुछ पढ़ा देंगे बस, ठीक है। चलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको बाय बाय, टेक केयर।